नमस्ते बच्चों। कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी के वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए यहाँ पे कि पार्टीशन जो हुआ था वो एक्चुअल में कब फाइनलाइज हो गए। तो 1946 में डिसाइड हुआ कि प्रोविंशियल इलेक्शन होगा और इसी प्रोविंशियल इलेक्शन के तहत जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जो पाकिस्तान की मांग करने वाली पार्टी थी मुस्लिम लीग, तो 1946 में जो इस्लाम के आधार पे यानी मुसलमानों को जो सेपरेट सीट दिया गया था उसके आधार पे मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था। यानी कि मैक्सिमम एरिया जहां मुस्लिम के लिए सीट जो रिज़र्व किया गया था वो सभी जगह मुस्लिम लीग जीत रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि जो वर्तमान भारत है इस एरिया में जो मैक्सिमम मुस्लिम के लिए सीट रिज़र्व किया गया था, जहां मुस्लिम का वोट था, यानी मुस्लिम जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत जो काम कर रहे थे, वोट दे रहे थे, वहाँ सभी जगह मुस्लिम मेजॉरिटी में आए थे। जैसे बिहार में अगर बात करें तो 40 में 36 सीट उनका आया था। तो इस तरीके से मैक्सिमम लोगों ने पाकिस्तान का डिमांड रखा था। तो पाकिस्तान का डिमांड रखने वाले लोग जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा फाइनलाइज हो गया, इनके इच्छा के अनुरूप इन्हें जो जिस एरिया में जो लोग पाकिस्तान का डिमांड करते थे वो नहीं मिला, तो ये लोग पाकिस्तान जिस एरिया में मिला वो एरिया में ये लोग गए नहीं। ये सभी लोग पाकिस्तान के समर्थन करने के बावजूद भी भारत में ही रह गए। लेकिन जो एरिया पाकिस्तान में गया जहाँ बहुसंख्यक में हिंदू या सिख रहते थे, उन लोगों को वहाँ से भगाया जाने लगा। कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई गए नहीं, यहाँ से भी कुछ लोग गए 2 से 5% की संख्या में। तो ये लोग जो वहाँ गए तो वहाँ जो लोग पहले से थे उनको वहाँ से भगाना शुरू कर दिया और वो लोग वहाँ से भाग कर पहुँच गए दिल्ली और बॉर्डर के आसपास के इलाकों में। तो 1947 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पार्टीशन के कारण ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो माइग्रेटेड पीपल थे वो दिल्ली के पॉपुलेशन के चेंजेस में काफ़ी ज़्यादा उनका हाथ रहा है। सो द कल्चर ऑफ सिटी जो था वो उस दौरान एकदम अलग था और जब ये लोग आए तो जो दिल्ली का कल्चर था वो एकदम अलग हो गया। सो डे आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन फायर्स राइटिंग बिगेन, दंगा फसाद होना शुरू हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल दिल्ली और दिल्ली के बाहर मारे गए, घरों को जलाया गया एंड बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान गए। और जो लोग दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान गए उनके जगह पे उनका जो पैलेसेस खाली हुआ था, उनके जगह पे जो पाकिस्तान से भगाए गए सिख और हिंदू थे उन लोगों ने वो जगह ले लिया। और दोनों देश के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा हुआ था कि जो लोग इधर आएंगे उनको उनका घर जो लोग यहाँ से छोड़ के गए उनको दे दिया जाएगा। अब जो रिफ्यूजीज़ थे वो पूरे शाहजहानाबाद यानी कि ओल्ड दिल्ली में घूमने लगे इन द सर्च ऑफ एम्प्टी हाउस, और जो भी घर उनको मिल रहा था वो उस घर पे कब्जा कर ले रहे थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे मुस्लिम भी थे जिनको मजबूरन दिल्ली छोड़ना पड़ा। So over 2/3 of the Delhi Muslim migrated and almost 44,000 homes were abandoned and terrorized Muslim in a makeshift camp till they could leave for Pakistan। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं थी, बल्कि अगर पंजाब प्रांत की बात करें तो जो पंजाब प्रांत यानी कि लाहौर और पंजाब जो एरिया जो हिंदू बहुल हुआ करता था पाकिस्तान में, वहाँ से हिंदू और सिख को टेरराइज करके उनको वहाँ से ज़बरदस्ती भगाया गया था और वो लोग यहाँ आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस क्षुब्धता में, उस दुख में ये लोग यहाँ आकर भी मुस्लिमों के साथ
थोड़ा कह सकते हैं कि मुस्लिमों के साथ यहाँ पे ज्यादती कर रहे थे और उनको यहाँ से भगाने में मजबूर कर रहे थे। तो एट द सेम टाइम दिल्ली बिकेम अ सिटी ऑफ रिफ्यूजी। लगभग 5 लाख पीपल जो थे वो दिल्ली के पॉपुलेशन में ऐड हो गए। यानी कि 1951 के सेंसस के अनुसार यहाँ लगभग 8 लाख लोग रहने लगे। सो मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट्स वेयर फ्रॉम पंजाब एंड दे स्टेड इन कैंप, स्कूल, मिलिट्री बैरक्स, गार्डन, होपिंग टू बिल्ड न्यू होम। नए घरों के निर्माण के आशा में ये लोग कैंप, स्कूल, मिलिट्री बैरक्स और गार्डन्स में रहने लगे। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला कि जो वैकेटेड होम था उस पर वो कब्जा जमा ले। कुछ लोग रिफ्यूजी कॉलोनी में रह रहे थे और नए कॉलोनीज़ का निर्माण किया। न्यू कॉलोनी जैसे कि लाजपत नगर और तिलक नगर, कुछ ऐसे कॉलोनी डेवलप हुए, बसे, शॉप, स्टॉल्स, कैटर्स, ये सारे डिमांड्स जो थे वो माइग्रेंट्स के हिसाब से डेवलप किए गए। स्कूल एंड कॉलेजेस को फिर ओपन कर दिया गया कि ये रिफ्यूजीज जो है वहाँ रहेंगे। सो द स्किल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रिफ्यूजीज वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल दे रिप्लेस। जो पहले से दिल्ली में रहे थे उनका स्किल और ऑक्यूपेशन, जो बाद में आए थे उनके स्किल और ऑक्यूपेशन से काफ़ी डिफरेंट था। जो मुस्लिम सालों से यहाँ रह रहे थे वो ज़्यादातर आर्टिजन्स थे, पेटी ट्रेडर्स थे या फिर लेबरर्स थे। और जो लोग यहाँ माइग्रेट होकर आए थे वो लोग लैंडलॉर्ड्स थे, लॉयर थे, टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे। तो जब वो लोग आए तो उनको वहाँ एग्जैक्ट उनके हिसाब से यहाँ जॉब नहीं मिल पाया, तो ऑक्यूपेशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आया। नए जॉब्स जैसे हॉकर्स, वेंडर्स, कारपेंटर्स, इस तरीके से उनको यहाँ पे आयरन स्मिथ जैसे काम को करना पड़ा। सो मेनी हाउ एवर प्रोस्पेरस इन देयर न्यू बिजनेस। कई सारे लोग जो थे वो काफ़ी प्रोस्पेरस थे, अमीर थे, इसलिए उन्होंने न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया। सो द लार्ज माइग्रेंट्स फ्रॉम पंजाब चेंज द सोशल मीडिया ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो सामाजिक ढांचा था उसको चेंज करने में इन माइग्रेंट पीपल का काफ़ी योगदान रहा है। एंड अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड और उर्दू was overshadowed by new taste and sensibility in food, dress and art। तो इस तरीके से नए तरीके से दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि जो चेंजेज आया। अब इनसाइड ओल्ड सिटी की बात करें तो जबकि ओल्ड सिटी जो था पहले शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ मुग़ल जो है दिल्ली में कई बेहतरीन व्यवस्था कर रखे थे, जैसे कि कैनाल का, जिससे कि फ्रेश वाटर यानी फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ कई सारे डोमेस्टिक यूज में जो लाए जाते थे उनका यहाँ पे पानी का यूज होता था। ये एक एक्सीलेंट सिस्टम था वाटर सप्लाई का। ड्रेनेज वाज नेग्लेक्टेड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ड्रेनेज को नेग्लेक्ट किया गया। एंड द सिस्टम ऑफ वेल, कुएं और बाउली जो होता था जिसमें सीढ़ी नुमा रास्ता बना हुआ था, उसको ब्रेक कर दिया गया। एंड चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट, कुछ ऐसे चैनल्स थे जिनको हटा दिया गया जहाँ पे हाउस होल्ड वेस्ट या इफ्लुएंट्स डाले जाते थे, उनको डैमेज कर दिया गया। दिस वाज एट अ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ये सब तब हो रहा था जब दिल्ली का जो जनसंख्या है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। द ब्रोकन डाउन कैनाल्स कुड नॉट सर्व द नीड्स ऑफ दिस रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब जितने तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उतने तेज़ी से यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए नहीं था। एट द एंड ऑफ द 19th century द शाहजहानी ड्रेन्स वेयर क्लोज एंड द न्यूज ओपन सरफेस ड्रेन वाज इंट्रोड्यूस। जो नया सिस्टम आया 19th सेंचुरी के अंत तक, उसमें शाहजहानी ड्रेन को बंद कर दिया गया और ओपन सरफेस ड्रेन सिस्टम यहाँ लागू किया गया, जो जल्द ही ओवरबर्डन के रूप में देखने को मिला। जहाँ पे जो वेल्दियर इनहेबिटेंट जो रहते थे उन्होंने कंप्लेन किया कि ये जो ओपन सरफेस ड्रेन है वो ओवरफ्लो हो रहा है और नालियों का पानी जो है वो
रोड पे आ जा रहा है। तो फ्रॉम रोड साइड प्रोवाइड प्रिवी एंड ओवरफ्लोइंग ओपन ड्रेन्स, द दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी वाज अनविलिंगली टू स्पेंड मनी ऑन द गुड ड्रेनेज सिस्टम। नहीं चाहते हुए भी दिल्ली म्यूनिसिपलिटी कमेटी को यहाँ नालियों की व्यवस्था करानी पड़ी, और लगभग उस समय की बात है मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो न्यू दिल्ली एरिया में ड्रेनेज सिस्टम को या दिल्ली के में ड्रेनेज सिस्टम को बनाने में खर्च किया गया। द डिक्लाइन ऑफ हवेली, अब पुरानी हवेली जो थी वो कैसे यहाँ डिक्लाइन कर गए। तो 19वीं सेंचुरी की अगर बात करें तो 19वीं सेंचुरी में ये डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन उससे पहले 17th और 18th सेंचुरी में मुग़ल एरिस्टोक्रेसी जो है वो बड़े बड़े हवेली में रहा करते थे, ग्रैंड मैसन्स में रहा करते थे। और मिड 19वीं सेंचुरी की मैप अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी हवेलियाँ आपको यहाँ दिख जाएगी जो लार्ज वाल्ड कंपाउंड, मैसन, कोर्टयार्ड और फाउंटेन्स के साथ बने हुए होते थे। सो ए हवेली हाउस्ड मेनी फैमिलीज। On entering the Havelis through a beautiful gateway, you reached an open courtyard surrounded by public rooms meant for visitors and businessmen. तो ये हवेली कैसा हुआ करता था, तो चारों बीच में एक बड़ा सा आंगन, चारों तरफ रूम से घिरा हुआ, फिर उसके बाद उसका एक और लेयर, उसके फिर अंदर रूम। तो बाहर का जो रूम हुआ करता था उस रूम में यहाँ जो थे लोकल लोग रहा करते थे, यानी कि पुरुषों के लिए और जनरल वर्क के लिए, विजिटर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये यूज़ किया जाता था, यानी कि ओनली फॉर एक्सक्लूसिवली मेल के लिए यूज़ किया जाता था। अब इसके अंदर का जो रूम था, पवेलियन के बाद का जो रूम था, उस रूम में विमेन या फिर हाउस होल्ड वर्क के लिए उसको यूज़ किया जाता था। सो रूम्स इन हवेली हैड मल्टीपल यूजेज एंड वेरी लिटिल बाई वे ऑफ फर्नीचर। Even in the mid 19th century, Qamar al-Din Khan Haveli has several structures within it and included housing for the cart driver. कमर अल-दीन खान का हवेली में देखा जाता है कि उसके लिए कार्ट ड्राइवर का, टेंट पिचर का, टॉर्च बियरर का, अकाउंटेंट का, कलर का, सभी के लिए अलग से जगह बनाया हुआ था रहने के लिए। बहुत सारे मुग़ल अमीर जो थे वो अपने हवेली के मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए उसने क्या किया कि हवेली को डिवाइड करना शुरू किया, और जो लगभग स्ट्रीट की ओर उनका एरिया था उस हवेली में वेयर हाउस और शॉप के लिए उसको रेंट पर दे दिया। तो सम हवेली वेयर टेकन बाय द अपकमिंग मर्चेंट्स, कुछ हवेली जो है वो बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा ले लिया गया, और कुछ हवेली जो था वो रख रखाव के कमी के कारण या तो सड़ गया, टूट गया और डिसयूज हो गया। सो द कॉलोनियल, अब ये जब हवेली डिक्लाइन हो गया तो उसके जगह पे कॉलोनियल बंगलों ने अपना जगह बनाया। कॉलोनियल बंगला भी एक हवेली से थोड़ा अलग चीज़ था, लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस था वो हवेली से। ये स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली के लिए बनाया गया था, जहाँ हवेली जो था वो एक संयुक्त फैमिली के लिए था, कंपाउंडेड फैमिली के लिए था, जहाँ सभी लोग एक साथ रहते थे। तो ये बंगला जो बनने लगा न्यूक्लियर फैमिली के लिए बनने लगा, जिसमें लार्ज सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर था। ये पिस्ड रूफ हुआ करते थे, यूजुअली सेट इन 1 और 2 एकड़ ऑफ ओपन ग्राउंड, 1 से 2 एकड़ ओपन ग्राउंड इसके पास हुआ करता था। सेपरेट लिविंग और डाइनिंग रूम, बेडरूम इसमें होता था। बड़ा सा बरामदा होता था जहाँ पे महिलाएं जो है वो काम करने वाले लोगों को सुपरवाइज कर सकती थी। 3 साइड्स इसके होते थे, किचन, स्टेबल और सर्वेंट्स क्वार्टर्स इसका सेपरेट हुआ करता था, अस्तबल अलग से बनाया जाता था। हाउसेस जो डजन ऑफ सर्वेंट्स जहाँ रहा करते थे। विमेन जो थी वो हाउस होल्ड हमेशा बरामदा में बैठती थी और ट्रेडर्स या फिर ट्रेड्समैन को सुपरवाइज़ किया करती थी। तो इस तरीके से बंगलों ने हवेली का जगह लिया। अब आज के हिसाब से अगर देखें तो बंगला भी ख़त्म हो चुका है, अब तो सिंगल स्टोरेज रूम बनता है, 2 BHK, 3 BHK और फिर अपार्टमेंट बनता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ की प्लानिंग हुई। तो 1931 के सेंसस में एक हॉरिबल
चीज़ सामने आया कि 90% जो है वो पर एकड़ जो है दिल्ली में रह रहे हैं, ओल्ड दिल्ली में, और न्यू दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे मात्र 3% पर एकड़ रह रहे हैं। तो दिल्ली जो है यानी कि जो शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली है उसका कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुका था। वर्ल्ड सिटी जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपेंडेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और 1888 की बात करें तो इस छोटे से शहर को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया था, कुछ इम्प्रूवमेंट करके लाहौर गेट के हिसाब से लाहौर गेट एक बनाया गया था। और इस इम्प्रूवमेंट प्लांट में रॉबर्ट क्लार्क ने क्या किया था कि वर्ल्ड सिटी रेसिडेंट के लिए बनाया गया, उसके रेसिडेंट के लिए रखा गया, और एक नया स्क्वायर मार्केट बसाने का उसने काम किया, अराउंड विच शॉप वुड बिल्ट, जिसके चारों तरफ दुकानें हुआ करती थी। स्ट्रीट डेवलप किया गया एक ग्रिड सिस्टम में जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटता था। साथ ही साथ इसके साइज और कैरेक्टर इस स्ट्रीट के एक जैसे थे। लैंड को रेगुलर एरिया में डिवाइड कर दिया गया, बराबर बराबर एरिया में, और इसके चारों तरफ नेबरहुड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया, पड़ोसियों, और ये जो एरिया कहलाया वो क्लार्कगंज कहलाया। तो रिमेन जो इनकम्प्लीट एरिया था उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया ओल्ड सिटी में। 1912 में हम लोग देखते हैं कि सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफ़ी ख़राब था यहाँ का, उसको भी इम्प्रूव करने का काम किया गया। तो 1936 में एक दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनता है जो कि एक एरिया बनाता है दरियागंज, जहाँ पे वेल्दी इंडियंस को रहने के लिए जगह बनाया जाता है। जो शाहजहानाबाद बनाने के समय में वहाँ पे बाज़ार लगता था, वहाँ पे नाव आके लगती थी और लोग वहाँ खरीद बिक्री किया करते थे सामानों की। इन स्पेस को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल ऑफ प्राइवेसी। अब कॉमन स्पेस के जगह पे जहाँ पे सब लोग एक साथ फैमिली आकर मिलते थे उसके जगह पे दूसरा चीज़ सामने आया, और वो दूसरा चीज़ था कि डिफरेंट मेंबर्स के उसके प्राइवेसी के हिसाब से डिफरेंट स्पेस दिए गए। अब हम लोग हर्बर्ट बेकर के बारे में बात करते हैं। हर्बर्ट बेकर का आपने नाम सुना होगा। एक एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, इस दोनों को न्यू दिल्ली बसाने का काम दिया गया था। तो हर्बर्ट बेकर जब साउथ अफ्रीका गया था काम के लिए, वो एक वर्कर के रूप में साउथ अफ्रीका गया था, तो उसने वहाँ जाकर काफ़ी कुछ सीखा था, उसने काफ़ी कुछ बनाया था, और उस सारे चीज़ों को बनाने में खास करके रोम और ग्रीस का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उससे वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो इंडिया में आकर भी उसने इन सारे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। तो रॉबर्ट बेकर जो है वो सेसिल रोड्स और गवर्नर ऑफ केप टाउन को उसने अपना टच दिया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में उसने एक यूनियन बिल्डिंग बनाई थी। साथ ही साथ ये यूनियन बिल्डिंग जो है बेकर का डिज़ाइन किया हुआ था, जो सिटी ऑफ प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका में है। प्रिटोरिया में ये जगह है, यूनियन बिल्डिंग वहाँ बनाया गया था, जिसमें बेकर ने रोम और ग्रीस से प्रभावित होकर उनके आर्किटेक्चर को उसमें शामिल किया था। जो आज अगर दिल्ली की बात करेंगे तो सेक्रेटरीट के बिल्डिंग में आप इन सारे चीज़ों को देख लेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे कि सेक्रेटरीट या फिर जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी न्यू दिल्ली में इसके नेतृत्व में, उसको ऊंचाई पे बनाया गया था। तो इससे हमें लगता है कि ये नोटिस आप कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं अपने पोजीशन को ऊपर रखना चाहते थे, और पोजीशन ऑफ पावर ऊपर रखते थे, और ऊपर से नीचे की ओर ये लोग देखते थे। तो यूनियन बिल्डिंग की बात करें या सेक्रेटरीट की बात करें, ये सभी इम्पीरियल हाउस हुआ करते थे और उसका एक ये सिंबल है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पूरा दिल्ली जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा एक मॉडर्न सिटी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, और जो शाहजहानाबाद है उसको ओल्ड दिल्ली के नाम से हम लोग जानते हैं, जो शाहजहां के द्वारा बसाया गया था। अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ हमने शॉर्ट नोट्स दिया है, उस शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करेंगे और हमारे साथ आप शेयर करने का काम करेंगे। सो ओके, धन्यवाद।